हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अ, आज इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट क्लास होगी ऑफ यूके टैक्सेशन। ड्यूरिंग द क्लास आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि काइंडली आप लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे और कैमरा भी अपना काइंडली आप लोग ऑफ रखिएगा। आप में से जिसका भी क्वेश्चन आएगा आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर सकेंगे एंड देन मैं आप लोग का नाम कॉल करूंगा और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोग से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। थोड़ा सा मैं आप लोग को अपने क्लास के बारे में बता दूं कि हम किस तरह से चीजें लेके चलते हैं। आई होप आप में से सबने ही डेमो सेशन कंडक्ट किया होगा। नहीं भी किया तो आप लोग के पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अ, जो चीजें हमने डिस्कस की थी वो मैं एक बार दोबारा से आपको एक शॉर्ट सा ओवरव्यू करा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। अच्छा, इंशाल्लाह अभी राइट नाउ हम वैसे नॉर्मली क्लास 9 बजे ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा नमाज की वजह से 15 मिनट का हमने थोड़ा सा डिले किया हुआ है। क्लास इंशाल्लाह हमारी फिलहाल जब तक 9 बजे, अगर हम जब टाइम शिफ्ट करेंगे 15 मिनट अर्ली करेंगे वो हम आपको पहले से कम्युनिकेट कर देंगे। और राइट नाउ 9:15 ही हमारी क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। क्लास स्टार्ट होते साथ ही 5-7 मिनट में नॉर्मली आप लोग के क्वेश्चंस लेता हूँ। अगर प्रीवियस टॉपिक में से किसी को कोई क्वेश्चन होता है वो हम केटर कर लेते हैं। इन द मीन टाइम किसी ने अगर ज्वाइन नहीं किया होता वो क्लास भी ज्वाइन कर लेते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक अगर हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, मेरी पहले ही कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा नॉलेज पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखा जाए एंड देन उसके बाद उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट साइड पे आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम आज तो खैर नहीं, आज हम बेसिक टैक्स रेट्स वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेट्स से हम एम्प्लॉयमेंट इनकम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम के बारे में बताऊंगा। ऑब्वियसली एक बेसिक ओवरव्यू तो सबको पता है एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है। आप में से हर बंदा ही ऑलमोस्ट जॉब ही कर रहा होगा। 80% लोग जॉब ही कर रहे होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट होती है किस टाइप की, आपकी इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम में आती है, बोनसेस होते हैं, कमीशन वगैरह होते हैं, इस तरह की चीजें हम डिस्कस करते हैं। यूके टैक्स उसके बारे में क्या कहता है, उस पर किस तरह के टैक्सेस अप्लाई हो सकते हैं। एक बंदे की पूरे साल उसने जॉब की है, उसको पूरे साल की सैलरी मिली है, तो भाईजान उसके लिए कोई टैक्स डॉक्यूमेंट हमारे पास है ऑथेंटिक जो हम अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, वो हम देखेंगे। 2-3 डिफरेंट तरह के फॉर्म्स है वो हम देखते हैं। तो पहले हम बेसिक देखते हैं HMRC उसके बारे में क्या कहता है, फिर हम रियल डेटा रियल डॉक्यूमेंट से देखते हैं कि भाई किस तरह की चीजें होती हैं। एंड देन हम सॉफ्टवेयर पे जाके प्रॉपर एक हम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, अब हम चूंकि ये नहीं कर सकते कि हम हर एक कोर्स ऑफ जॉब जो भी हम सोर्स ऑफ इनकम पढ़ते जाएंगे। फिलहाल हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सनल टैक्स की बात करें, इंडिविजुअल टैक्सेस की हम बात करें। हमने ओरिएंटेशन क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम पहले इंडिविजुअल टैक्सेस करेंगे, देन हम कंपनीज की तरफ जाएंगे, देन हम वैट की तरफ जाएंगे, देन हम कंपनी सेक्रेटेरियल साइड पे जाएंगे। तो जब इंडिविजुअल टैक्सेस कर रहे होंगे, अब एम्प्लॉयमेंट मोस्ट कॉमनली सोर्स ऑफ इनकम होता है लोगों का। एम्प्लॉयमेंट इनकम को सारा कुछ पढ़ पढ़ा के देख लिया हमने। फिर हम एक आइडियल सिनेरियो में हम एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करेंगे। आइडियल सिनेरियो से मेरा मुराद क्या है कि हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ी, उसके बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम अपने टैक्स रिटर्न में उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, देन हम उसके बाद जैसे आते हैं रेंटल इनकम की साइड पे आते हैं, तो रेंटल इनकम को हम पहले पढ़ के प्रैक्टिकली चीजें देख कर उसको भी हम उसी टैक्स रिटर्न का पार्ट बना देंगे। लेट्स से मैं एक बंदा हूँ और मैं अपनी एक टैक्स रिटर्न बना रहा हूँ जिसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है, रेंटल इनकम भी है, सोल ट्रेड इनकम भी है, डिविडेंड्स भी आ रही है, इंटरेस्ट भी आ रही है, फॉरेन इनकम भी आ रही है, सीजीटी भी आ रहा है, पार्टनरशिप भी है। ईच एंड एवरीथिंग हम उस टैक्स रिटर्न में इम्बेड करेंगे। और एक आइडियल सिचुएशन में हम टैक्स रिटर्न बनाएंगे कि एक बंदे के अगर जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम हो वो टैक्स रिटर्न में हम कैसे कैसे इंक्लूड करते जाते हैं और उस पर हमारी टैक्स इम्प्लीकेशन कैसे आती जाती है। ओके। अच्छा, ड्यूरिंग द क्लास मैं तो वैसे तो इंस्ट्रक्शन हमें यही होती है कि जब हम क्लास रेगुलर पढ़ा रहे हो तो ड्यूरिंग द क्लास हम क्वेश्चंस ना ही लें ताकि हमारा फ्लो ना खराब हो। बट मैं स्टिल आपको अगर मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ, मैं नॉर्मली खुद ही आप लोगों से कह देता हूँ कि अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं है वो अपना रेज हैंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको भी कहीं पे समझ नहीं आ रही है, आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें। मुझे लगे कि हाँ हम क्वेश्चन ले सकते हैं, तो मैं जरूर आपका नाम कॉल करूंगा और आप अपना क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं। डोंट वरी, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा कि आप लोग का क्वेश्चन बिना केटर किए हम क्लास एंड कर दें या वो कभी हो ना। ऐसे इंशाल्लाह कभी नहीं हो सकता है। तो क्लास को थोड़ा सा हम डेकोरम के साथ लेके चलेंगे, तो आप लोग के लिए भी इजी होगा और मेरे लिए भी होगा, ठीक है। अच्छा जी। सर हम जो देख रहे हैं हम यूके टैक्सेशन। ओके। अच्छा, अब यूके टैक्सेशन में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूके का टैक्स ईयर क्या चलता है। अच्छा, एक चीज माइंड में रखिएगा। यूके, आई होप पाकिस्तान में भी इस तरह ही होता है कि आपका जो टैक्स ईयर है जो कि जुलाई से स्टार्ट होता है और जून पे एंड होता है, तो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आपकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम होती है एज इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, वो तमाम आपको अपने टैक्स रिटर्न में शो करानी होती है और रिस्पेक्टिवली आपको उस पर टैक्स देना होता है। ठीक है। हाँ। अब पाकिस्तान के टैक्स रेट्स तो डिफरेंट है, यूके के डिफरेंट है, ऑब्वियसली दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो ये चीजें हमारे पास देखने को मिलती हैं। अब अगर हम सबसे पहले यूके टैक्स ईयर की बात करते हैं सर, तो हम जो टैक्स ईयर देख रहे हैं वो उसको हम अगर बोले टैक्स ईयर 24, ठीक है, या आप इसको 24/25 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये टैक्स ईयर एंड हो चुके हैं और राइट नाउ आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे या जो काम देखने को मिलता है वो आपको इसी टैक्स ईयर से रिलेटेड ही देखने को मिलता है। अब ये टैक्स ईयर स्टार्ट कब होता है सर? ये होता है, अल्लाह आपका भला करे, ये इस डेट को स्टार्ट हुआ और ये इस डेट पे जाके एंड हुआ था, ठीक है, 5 अप्रैल 2025। यूके टैक्स अगर मैं आपको थोड़ा सा सम अप करके बताऊं ना। अच्छा, राइट नाउ हम तकरीबन एक महीने तक सिर्फ जो भी बात करेंगे हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल इंसान के पर्सपेक्टिव से। हम कंपनीज को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तकरीबन हमारा महीने तो हमारा 40-50 बल्कि 50% टाइम हमारा जो है ना, वो हमारे इंडिविजुअल टैक्सेस पे निकल जाता है। वो इस वजह से क्योंकि थोड़ा डिटेल्ड है, तो चीजें थोड़ी ज्यादा है। और सेकेंडली, ये हमें फिर हेल्प आउट करता है जब हम कंपनी साइड पे जाते हैं, ठीक है। तो हमें काफी सारे टैक्स रेट्स, रूल्स, ये चीजें सिमिलर देखने को मिलती हैं। जो कि हम एक सोल ट्रेड बिजनेस को डिस्कस करते हैं और फिर हम जब कंपनी साइड पे जाते हैं तो हमें काफी सारी चीजें सिमिलर देखने को मिल जाती है। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा टाइम इंडिविजुअल टैक्सेस पे मेरा ज्यादा लग जाता है। अच्छा, अब मुझे पाकिस्तानी टैक्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है, सच बात है। लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे आइडिया है वो ये है कि जिस तरह ये पाकिस्तान में है कि अगर एक बंदा जॉब कर रहा है तो उस पर टैक्स रेट्स डिफरेंट है। अगर एक बंदा कोई कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सोल ट्रेड बिजनेस कर रहा है, उसके टैक्स रेट्स या जो रूल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। यूके में मामला थोड़े से अ, अलग है। यूके में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल इंसान, लेट्स से मैं मोहम्मद वकास, मैं यूके में हूँ और मेरी यूके से और आउटसाइड यूके से जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी वो मेरी सारी की सारी टैक्स रिटर्न में एक साथ शो होंगी और उनपे ऑलमोस्ट सेम टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं। अच्छा, अब हम नॉर्मली जो सोर्सेज ऑफ इनकम देखेंगे उस पर हम टैक्स एप्लीकेशन देखेंगे, उनमें जो हमारे पास आते हैं वो थोड़ा सा हमारे पास कुछ कंटेंट जो भी है, जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिल जाता है वो आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इनकम देखने को आपको मिल जाती है। रेंटल इनकम देखने को मिल जाती है। रेंटल इनकम से क्या मुराद है? एक इंडिविजुअल है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है या एक्स्ट्रा कोई शॉप वगैरह है, वो उसने किराए पे दी हुई है, उसको मंथली रेंट आ रहा होता है, तो उस पर भी आपका टैक्स अप्लाई होता है। तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है सोल ट्रेड। सोल ट्रेड भी आप किस कह सकते हैं इसको? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। वो बिजनेस जो कि एज अ कंपनी रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। कोई भी बिजनेस आप
यूके में कर रहे हैं, लेकिन वो अगर एज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सोल ट्रेड की कैटेगरी में आता है। ये एक ब्रीफ हम टॉपिक है हमारे, इसमें बहुत डिटेल में बात करते हैं। बिकॉज ये अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो कंपनीज आपके लिए 60-70% ईजी हो जाएगी। 60-70% आप कंपनीज को कवर कर लेंगे। अच्छा, फोर्थ पे अगर हम आते हैं सर, हमारे पास आ जाती है पार्टनरशिप्स आ जाती हैं। पांच पे हमारे पास हम देख लेंगे इंटरेस्ट इनकम अगर हमारी है, डिविडेंड इनकम अगर हमारी आ रही है, किसी कंपनी में हमने शेयर्स परचेज किए हैं उस समय डिविडेंड्स रिसीव हो रहे हैं, तो वो भी हमारे पास हम देखेंगे कि डिविडेंड्स के क्या मामला होते हैं। 7 नंबर पे हमारे पास आ जाती है कैपिटल गेन टैक्सेस। ठीक है जी। और बल्कि मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ। फॉरेन इनकम। ठीक है। अब और ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम मुझे नजर नहीं आई, ठीक है, आज तक। मेजोरिटी आपको यही चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। आप एक नॉर्मल इंसान के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो नॉर्मली एक इंसान की इन्हीं सोर्सेज ऑफ इनकम से ही कमाई होती है, और ये ज्यादातर टैक्सेबल है। और ये अगर आप यूके के जितने भी प्लान्स आप करेंगे इन फ्यूचर में, तो इंशाल्लाह आपको इनसे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। शायद एक आध आउट ऑफ द वे आ जाए, जो कि जो क्योंकि मैं आपको पहले से बताया, हम मेरी कोशिश ये होती है मैं वो चीज़ आपको कराऊं जो प्रैक्टिकली 90-95% हमें देखने को मिलती है। 5-10% का मार्जिन में इसलिए रखता हूँ, हो जाता है कोई का प्लांट आ जाता है कि जिसमें कोई नई चीज आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन बहुत रेयर होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं या तो अभी तो फिर भी मैं थोड़ी टैक्स रिटर्न्स वगैरह कम कर रहा होता हूँ, लेकिन जाहिर बात है थोड़ा मेरी जीरो लेवल पे चले गए जो जूनियर सुनीर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते करेंगे। खैर ये तो जस्ट मजाक था, लेकिन अभी टैक्स रिटर्न्स वगैरह इतनी फ्रिक्वेंसी से मैं नहीं कर रहा था, पहले बहुत ज्यादा किए हैं। यार अगर बहुत झूठ ना बोल तो यार ये 1000 प्लस तो आराम से की होंगी आज तक टैक्स रिटर्न्स। ठीक है। तो उसका जो लुबे लुभाव होगा भजन, वो हम आपके सामने रखेंगे कि भाई आज तक क्या क्या चीजें देखी हैं, क्या किस तरह के हमने क्लाइंट्स देखे, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम आदि, कौन कौन से यूनिक या डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिली है जिसमें हमें हर्डल फेस हुई है। ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा आता हूँ, अब हमने टैक्स शेयर भी देख लिया, हमने ये देख लिया कि हमारे एक इंडिविजुअल की कितने नए टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती है। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि यूके में टैक्स अप्लाई किस बेसिस पे होता है। ठीक है। अच्छा, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान में आई बिलीव एम्प्लॉयमेंट इनकम के डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं, सोल ट्रेडर के डिफरेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पार्टनरशिप के अलग होते होंगे, कैपिटल गेन टैक्स के डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। ठीक है। एज कम्पेयर टू मतलब आपस में इनके टैक्स रेट्स डिफरेंट है। यूके में आपको ऐसा ऑलमोस्ट नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे स्ट्रेट टैक्सेशन अप्लाई होती है, एक्सेप्ट दिस। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एंड पे कि इनमें क्या फर्क है। ये तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम, इस पे आपका सेम टैक्स रेट अप्लाई होता है, एक्सेप्ट डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। इसके टैक्स रेट डिफरेंट है। और ये जितने कॉन्टेंट्स मैंने आपको सामने लिखे हैं, ये सब जो है ना, ये एक ही टैक्स रिटर्न का पार्ट बनते हैं और एक ही टैक्स रिटर्न में फाइल किए जाते हैं। स्लैब्स हम लिख लेते हैं। और टैक्स रेट हम लिख लेते हैं। हमारे पास आता है बेसिक एडिशनल। यूके में तीन स्लैब्स हमारे पास होते हैं, एक है बेसिक,
एक है हायर और एक है एडिशनल रेट टैक्स। ठीक है जी। अगर इसमें की मैं आपको अमाउंट रेंज आपको बताऊं तो सर वो कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास स्टार्ट होता है फ्रॉम, अस्सलाम वालेकुम सर। जी नाम सर। जी एडवोकेट हारिस रहमान सर। सर माजरत के साथ मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, 20-25 मिनट। अगर जनाब मुनासिब समझें तो मुझे बता सकते हैं कि ये 20 मिनट में आपने क्या बताया है? जी मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी क्वेश्चन हो तो आपने प्लीज रेज हैंड का ऑप्शन यूज करना है। ठीक है। Then जब आपका नाम कॉल किया जाए तब आप अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक है। नहीं सर, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, क्वेश्चन नहीं कर रहा था। ठीक है ना, तो आपने अगर कोई बात कर दी हो ना तो आपके पास जूम में ऑप्शन होता है रेज हैंड का। देन आप वो रेज करें, जब आपका नाम कॉल किया जाए फिर आप जो बोलना चाहे तो आप फ्री टू आस्क। ठीक है जी। तो यार ठीक है, एक ठीक। क्लास का हमने एक डेकोरम बनाए हुए तो सबके लिए इजी रहेगा। ठीक। सर ये अच्छा। पहली क्लास है ना? जी आज पहली क्लास हमारी। ठीक ठीक है बाय सर। द वे इसके आपके पास रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ मिलेगी, तो लिहाजा टेंशन ना ले। अगर क्लास कुछ रह भी गया वो तो इंशाल्लाह मैं आपको रिवाइज करा दिया करूंगा, नहीं हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर हमने अभी तक ये डिस्कस किया है कि जी सही है सर। हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टैक्सेस से। इंडिविजुअल टैक्सेस में हमने क्या देखा कि भजन एचएमआरसी का जो, अच्छा चले एचएमआरसी का नाम भी आ गया है। तो जो हमारे पास यूके में रेगुलेटरी बॉडी है, जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में जो है वो एफबीआर है। तो यूनाइटेड किंगडम में, या जिसको आप यूके कहते हैं, उसमें है एचएमआरसी। ठीक है। ये रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है। तो इस तरह जिस तरह एफबीआर ने आपका टैक्स ईयर बनाया हुआ है कि भाई आपके जुलाई से लेके जून तक ये आपका टैक्स ईयर होता है, इस तरह एचएमआरसी का भी टैक्स ईयर है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। हम जो टैक्स ईयर देख रहे हैं वो है टैक्स ईयर 24, या आप इसको 24 एंड 25 भी कह सकते हैं। ये स्टार्ट होता है, अल्लाह आपका भला करे, 6 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 2025। अब आप ये कह सकते हैं कि टैक्स ईयर गुजर चुका है, बिल्कुल गुजर चुका है। बट अभी आपके पास जो काम हम राइट नाउ हम कर रहे हैं, मार्केट में जो टैक्स ईयर चल रहा है काम के लिहाज से, वो यही टैक्स ईयर चल रहा है, क्योंकि नया टैक्स ईयर अभी 26 में एंड होगा, तो उसमें भी बहुत टाइम है, वो तब देखा जाएगा। राइट नाउ आपको इस टैक्स ईयर पे फोकस करना है, और हम इंटरनली इस टैक्स ईयर के अपडेटेड टैक्स रेट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन इसी को ही हम फॉलो करेंगे। अब इंडिविजुअल टैक्सेस में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम हम देखेंगे, और यही आपको एक नॉर्मल रूटीन में देखने को मिलती है। जितने भी आपको प्लान्स देखने को मिलेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, रेंटल इनकम होगी, सोल ट्रेड बिजनेस होगा, पार्टनरशिप होगी, इंटरेस्ट इनकम, फॉरेन इनकम, डिविडेंड, कैपिटल गेन टैक्स, यही चीज आपको देखनी। ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज देख रहे हैं कि यूके में टैक्स रेट्स क्या है, टैक्स स्लैब्स क्या है, क्या कि कितनी सोर्स ऑफ इनकम हो तो उसमें कितने परसेंट टैक्स लगेगा, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। बात है स्लैब्स पे, तो हमारे पास तीन डिफरेंट तरह के टैक्स स्लैब्स आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रही हैं। हमारे पास तीन डिफरेंट तरह की टैक्स स्लैब्स आ रही हैं यूके के, जिसमें हमारे पास आ रहा है बेसिक रेट टैक्स, आ रहा है हायर रेट टैक्स आ रहा है, और एडिशनल रेट टैक्स आ रहा है। ठीक है। अब इनकी रेंज क्या है, वो ये है, वो इंसान जो यूके में रह रहा है या उसकी यूके से सोर्स ऑफ इनकम है, और फ्रॉम 6 अप्रैल 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक उसने इन तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम में से जो भी सोर्स ऑफ इनकम से अर्निंग की है, चाहे वो एक हो या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, और वो कुल मिला के 37,700 से बिलो है, उस पे इस भाईजान को या बहन जी को टैक्स देना पड़ेगा 20%। ठीक है जी।
बिल्कुल ठीक हो गया। अब नेक्स्ट रेट हमारे पास आया हो जाता है हायर रेट। हायर रेट टैक्स क्या है? वो इंसान जो यूके में रह रहा है, या उसकी वो यूके टैक्स रेजिडेंट है, और ड्यूरिंग दिस टैक्स ईयर इन तमाम टैक्स सोर्सेज ऑफ इनकम से उसकी इनकम जो पूरे साल की बनी है वो 37,700 से एक्सीड कर गई है, तो जो फर्स्ट 37,700 की इनकम होगी उस पर 20% टैक्स लगेगा। और इनकम अबव 37,700 से 1,25,140 पाउंड तक जो उसकी इनकम होगी, वो प्यारे भाई आपकी टैक्स होगी 40% पे। और अगेन वही इंसान अगर उसकी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को मिलाकर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अगर उसकी इनकम 1,25,000 से भी अबाउ चली जाती है, तो पहले 37,700 की इनकम पे 20% टैक्स लगेगा। फिर 37,000 से लेकर 1,25,140 के बीच में जो इनकम बन रही है उस पर 40% टैक्स पे करेगा। और वो इनकम जो 1,25,140 पाउंड से अबव चली जाएगी, उस इनकम पे प्यारे भाई और बहनों टैक्स लगेगा 45%। एंड अबव से मुराद है अनलिमिटेड। फिर अबव जितनी भी उसकी इनकम जाएगी उसके ऊपर इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना? 45%। ठीक है जी सर। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रफ एग्जाम्पल बना लें। जी हारिस भाई, आप पूछ लें अपना सवाल, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, वालेकुम आपने ये सलाम। बताया कि 1 से लेके 37,700 तक ये लगेगा 20%। तो इसके आगे जो है वो 37,701 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए? कह सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आसानी के लिए आपको ये लिख देता हूँ, क्योंकि इसके बीच में जो अमाउंट बनती है ना वो बनती है 125 140 -37,700। मतलब आपकी वो इनकम जो 37,000 से अबव है, उससे अबव जो 87,440 अमाउंट होगी उस पर 40% टैक्स बनेगा। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, तो आप लोग को इंशाल्लाह जब कैलकुलेशन करेंगे तो समझ आ जाएगी। अब ओके। जब वन अगर मैं यहाँ लिख दूं और मैं माइनस करूंगा तो फिर वो 1 पाउंड का डिफरेंस आ जाता है, दैट्स व्हाई मैं ये करता हूँ। अच्छा, हम जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि यार एक बंदे ने पूरे साल जॉब की है, उसका 35,000 एनुअल इनकम आई है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, इनकम आई है। रेंटल इनकम कहते हैं यार कि 12,000 रेंटल इनकम आ गई है। सोल ट्रेड से कोई 7,500 आई है। पार्टनरशिप, अब सोल ट्रेडर भी पार्टनरशिप सारी चीजें तो एक साथ नहीं लेंगे ना। फॉरेन इनकम, सॉरी इंटरेस्ट इनकम हम कहते हैं यार कि आ गई यार 1,500 पाउंड ये आ गई है। अब सीन एक बंदे इतनी पैसे कमा सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं कमाएंगे। वैसे उसकी इनकम प्यारे भाइयों बन रही है 56,000। ठीक है सर। अब अगर हम इस पर टैक्स अप्लाई करते हैं, तो हमने कहा कि इस 56,000 में पहले 37,700 पे टैक्स लगेगा 20%। तो अगर इधर मैं लिख लेता हूँ 37,700 पे इधर आ जाएगा टैक्स। 56,000 में से 37,700 लेस करूंगा तो 18,000 यहाँ आ गए। तो इस पर अगर मैं रेलेवेंट टैक्स रेट्स अप्लाई कर लूँ, ये इसका बन जाएगा इनकम टैक्स पे। ठीक है सर, जो कि बन रहा है अराउंड 14,860 पाउंड। ये हमारा इनकम टैक्स बनेगा राइट now। ठीक है जी, मोहसिन साहब फरमाएं। सर, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जैसे हमारे पाकिस्तान में हमें एक लिमिट दी जाती है सैलरी में, जैसे 600,000 तक कोई टैक्स नहीं होगा। इसी तरह बिजनेस इनकम में 600,000 तक कोई जो है वो टैक्स नहीं होगा। यहाँ पर कोई एग्जाम्पशन नहीं होती सर? आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आते हैं उस तरफ भी आते हैं। ठीक है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, एक एक चीज लाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो भी हमने करनी है, सीखनी है, देखनी है। अब हम जरा ठीक है बेबी स्टेप से आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीजें समझ ना आएंगी तो फिर आगे जाने का फायदा नहीं। ठीक, आएंगी वो चीजें भी आएंगी। अच्छा, हम जिक्र ये कर रहे थे कि हमारे पास अगर हमारी 56,000 इनकम बन रही है, तो सर हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास बेसिक रेट अब बन रहा है, उसमें हमारी इनकम आ जाएगी 37,700। ठीक है सर।
और हायर रेट में सर ये हायर थोड़ा रेट में हमारी जूम कर देंगे, मुझे जरा आप जरा फोन से यूज नजर नहीं कर आ रहे रहा। जी हैं? आप फोन से यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं लैपटॉप पे हूँ। सर मेरी एक्सेल स्क्रीन ऑलरेडी 120% पे है। आप देख लें, आपके पास जूम में ऑप्शन होता है ना जूम करने का, काइंडली जरा वहां से कर लें यार। वो फिर अच्छा मैं शीट में एक साथ कंपाइल नहीं कर पाऊंगा, वो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। मैं ऑलरेडी 120 जूम पे हूँ। ओके। अच्छा, हम अपनी इस इनकम का ब्रेकडाउन बना रहे थे। तो हमारी बेसिक रेट बैंड में 37,700 आ गई। हायर बैंड में जो हमारी रिमेनिंग इनकम बन रही थी वो 18,300 बन रही थी। इसमें मैं अगर रेलिवेंट अपने टैक्स रेट अप्लाई कर लेता हूँ तो वो कुछ यूँ बनते हैं, और मेरा जो टैक्स बनता है ये। राइट नाउ मेरी ये इनकम टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, ठीक है सर। अच्छा, अब हम ये भी तो बात कर सकते हैं कि जिस तरह भी भाई ने जिक्र किया, कोई रिलीफ वगैरह भी है, यानी कि टैक्स एग्जाम्प्ट या कुछ ऐसी सिनेरियो हमारे पास है, तो हम वो चीजें भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा आपके पास होता है। अब ऐसा हमारे पास एग्जाम्पशन बिल्कुल अवेलेबल होती है, लेकिन एग्जाम्पशन हमें मिलती है वंस आपने अपनी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को ऐसे कंपाइल कर लें जिस तरह हमने कर ली है, और हमने कहा हमारी टोटल इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर जो बन रही है वो बन रही है 56,000। ठीक है सर। तो इसमें से हम कराते हैं, अल्लाह आपको भला करे, लेस पर्सनल अलाउंस। ठीक है सर। ये यूके में हर एक बंदे को मिलता है। ठीक है सर। जो टैक्स रेजिडेंट है और उसने यूके में टैक्स पे करना है, उसको पर्सनल अलाउंस मिलता है। और पर्सनल अलाउंस मिलता कितने हैं सर? वो एक फिक्स अमाउंट है जिसको हम बोलते हैं 12,570 पाउंड, 12,570 पाउंड। ये हर बंदे के लिए एग्जाम्प्ट है। लेकिन अब जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो पहले जो 6 लाख है वो आपके लिए एग्जाम्प्ट है। देन उसके बाद फर्दर इनकम जो आपको बनती है उसके ऊपर टैक्सेस अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। अदील साहब प्लीज म्यूट योर माइक। अच्छा, बट यूके में सैलरी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सर से मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि यहाँ पे आपको अपनी तमाम सोर्स ऑफ इनकम को पहले कंबाइन करना होगा। जिस तरह मैंने निकाला कि हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम लेट्स से हमारी इतनी बन रही है, हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम लेट्स से 35,000 बन रही है, रेंटल 12,000, सोशल इनकम हमारे 7,500 बनी, एंड इंटरेस्ट इनकम 1,500 हमारी बनी। ठीक है। अब की तमाम सोर्स ऑफ इनकम को पहले कंबाइन किया जाएगा, वो हमारे पास ऐड हो गई। टोटल नेट इनकम आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। आपकी टोटल नेट इनकम से आपके पर्सनल अलाउंस लेस हो जाएगा और आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। मीन्स आपके 56,000 में से 12,570 पाउंड का पर्सनल अलाउंस लेस हो जाएगा। नाउ अभी आपकी इनकम जो है वो कितनी होगी? 43,430 पाउंड। हमारा टैक्स लगेगा इस अमाउंट पर। तो अब हम क्या करेंगे? पहले हमारा 14,880 पाउंड का टैक्स बन रहा था। अभी हम बेसिक रेट बैंड तो मेरा वही 37 पे खड़ा है क्योंकि मेरी इनकम बेसिक रेट बैंड से एक्सीड हो रही है। तो मेरे जो हायर बैंड में इनकम जा रही है वो जा रही है 5,730 पाउंड। रेलिवेंट टैक्स रेट्स हमने अप्लाई किए और हमारा टैक्स कम होकर 9,800 पे आ गया। ये है हमारा पर्सनल अलाउंस का कमाल। जी एएमएस ग्लोबल साहब। जी मैं अंजुम हूँ। अच्छा, इसमें अगर कोई फॉरेन इनकम है उसके बारे में क्या होगा? सेम। जी सेम जो सबके लिए। वो जिस इंक्लूड तरह होगी अब इसके टोटल इनकम में? यस, ये तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम आपकी ऐड होंगी और उस पर आपके टैक्स रेट्स ऐसे ही अप्लाई होंगे। अच्छा, लेट सपोज कि अगर मैं यूके रेजिडेंट हूँ और यूके में ही मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ और पाकिस्तान में भी हाँ, मेरी कोई अर्निंग है, तो मैं वो पाकिस्तान वाली अर्निंग भी इसमें डाल के इनको भी दूंगा? क्योंकि आप यूके के टैक्स रेजिडेंट है और ये आपकी फॉरेन इनकम बनेगी सर। ओके, ठीक है। ठीक हो गया।
हाँ, अलबत्ता आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है कि उस पाकिस्तानी इनकम पे मैं पाकिस्तान में भी तो टैक्स दे रहा हूँ ना, ऐसे ही एग्जैक्टली। यहाँ पे आ जाता है डबल टैक्सेशन। ठीक है सर, डीटीआर। अब डबल टैक्सेशन में क्या हो जाता है, डीटीआर जिसे हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन ट्रीटी, अब पाकिस्तान यूके की है, तो अगर लेट्स से आपने अगर पाकिस्तान में उस पर टैक्स पे किया हुआ है, तो यूके में जो मामला देखे जाते हैं वो इस तरह से होते हैं कि हायर ऑफ देखा जाता है कि यूके में उसके ऊपर जितना टैक्स बन रहा है, क्या आपने ओवरसीज उससे ज्यादा टैक्स दिया हुआ है, अगर तो ज्यादा दिया हुआ है तो आपके लिए यूके में उसके ऊपर टैक्स नहीं बनेगा। अगर ओवरसीज आपने कम दिए, यूके में ज्यादा बन रहा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो आपको यूके में पे। ओके। बैलेंस बैलेंस जो है, बैलेंस अमाउंट वो इसमें ऐड होएगी। यस। ठीक है। नहीं, बैलेंस अमाउंट नहीं ऐड होगी, आप दोनों टैक्स लाइबिलिटीज ऐड करते हो। ठीक है, लेट्स से पाकिस्तान में आपने 100 पाउंड टैक्स दिया लेट्स से उस पे, और यूके में 120 पाउंड टैक्स बन रहा है। ठीक है, तो वो जो 20 पाउंड है ना, वो आपने टैक्स पे करना है यूके में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ओवर एंड अबाउट। यस। अस्सलाम जी वालेकुम सर। अली भाई, मैंने आपका नाम अभी कॉल तो नहीं किया था, तो चले आप बता दे सवाल। सर मुझे पर्सनल अलाउंस का नहीं समझ आई। सर ये है एक फ्री पैकेज, फ्री इंटरनेट डेटा अवेलेबल है आपके लिए यूके में। आपकी जितनी सोर्सेज ऑफ इनकम है सर, उन सबको आप ऐड करो, उनमें से एक फिक्स अमाउंट को लेस करा दो, वो आपके लिए एक टैक्स फ्री अलाउंस। बस इसको आप ऐसे ही सर, ये हर एक इंसान को यूके में अवेलेबल है जो टैक्स फाइल कर रहा है। आपकी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को ऐड कर लोगे, जितनी आपकी टोटल अर्निंग्स बनेंगी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, उसमें से एक फिक्स अमाउंट आपको रिलीफ दिया जाता है कि इस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं पे करना, रिमेनिंग अमाउंट पे आपने टैक्स पे करना। ठीक है। सही। सर अगर किसी लेट सपोज अगर किसी एक इंडिविजुअल की सोर्स ऑफ इनकम ही 5,000 पाउंड है, तो फिर तो जीरो हो पर्सनल जाएगा, अलाउंस जो है जी जीरो हो जाएगा। अब 12,000 से कौन कम है तो जीरो हो जाएगा ना। सही। लेकिन सर रिफंड के आपने चक्रों में ना आ जाए ना, रिफंड के चक्रों में ना आ जाए। अगर आपकी यहाँ पे लेसे इनकम 5,000 है और 12,000 उससे हम्म, लेस करा तो 7,000 का रिफंड नहीं, वो नहीं होगा। लेस देन 12,000, जितना 12,570 पाउंड से जितना कम होगा, आपका पर्सनल लॉस भी उतना ही होगा कि आपकी इनकम जीरो हो जाए। ठीक है, रिफंड नहीं क्रिएट होगा इससे। ठीक है। सर लेकिन सर जो बेसिक रेट आपने बताया 1 से लेके 37,700 तक, तो उस पर हम 20% नहीं देंगे 5,000 पे? नो, वो आपने इस इनकम पे देना है आफ्टर अप्लाइंग एनुअल सॉरी पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस के बाद आपकी जो इनकम बनती है ना, ये हाईलाइटेड इनकम, इस पे ये टैक्स रेट्स अप्लाई होता है। पहले मैंने इसलिए आपको ये टैक्स रेट्स बताए ताकि आपको पता लगे टैक्स रेट्स कैसे अप्लाई होते हैं, फिर मैंने बीच में पर्सनल अलाउंस ले आया, फिर मैंने आपको बताया कि नहीं, ये आपकी इनकम, इस पर टैक्स नहीं अप्लाई होता। आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल अलाउंसेस, जो आपकी टैक्सेबल इनकम बचेगी, इस पे आपने टैक्सेस पे करना। ठीक है। जी सर ठीक हो गया, अभी समझ आ गया। थैंक यू। जी एहसान साहब, आप फरमाएं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने एम्प्लॉयमेंट इनकम लिखी हुई है, ये तो ऑटो खुद कंपनी वगैरह डिडक्ट नहीं कर लेती, या ये हमें एनुअली करना पड़ता है सारी इनकम्स को? अ, मतलब ये पाकिस्तान में मुझे जब तनख्वाह मिलती है, तो मेरे एम्प्लॉयर मेरे ब्याह पे उससे जो टैक्स काटा वो तो जमा कराता है, और मैं टैक्स रिटर्न क्यों जमा करा, क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइल करने नहीं मेरी नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझे नहीं आप, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे यूके में यूटीआर के थ्रू आप अपनी पे करते हैं ओके। इनकम, ये यूटीआर के ड्यूरिंग द यूटीआर जब हम करेंगे तब ये सारी इनकम्स वगैरह हम शो करेंगे, ये या ये एम्प्लॉयमेंट इनकम जो आपने लिखी हुई है, जो कि हम किसी कहीं जॉब कर रहे हैं, वो ऑटो हमारी काट नहीं लेती है HMRC? बस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा यूटीआर इज योर यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर। ठीक है, जिस तरह आपका पाकिस्तान में एनटीएन नंबर होता है, एक यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर आपको दिया है, जस्ट लाइक योर शनाख्ती कार्ड नंबर। ठीक है, CNIC नंबर, जी बट फॉर टैक्स पर्पस। ठीक है। अब उस यूटीआर के बेसिस पर आप जब टैक्स रिटर्न जमा कराते हो, तो इट मीन्स HMRC को पता लग जाता है कि भाई एहसान भाई है, उसने ये अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराई, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में आप यूटीआर के नंबर से जाने जाते हैं, क्योंकि एहसान के नाम से मल्टीपल लोग हो सकते हैं। अच्छा, ओके, जहाँ बात करें टैक्स फाइल करने की, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, यूके में भी ऐसा होता है। आप जब जॉब करते हो, आपकी जॉब से आपका इनकम टैक्स डिडक्ट होके आपको नेट सैलरी पे की जाती है, और जो टैक्स जी होता है वो HMRC, आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर HMRC को हर महीने जमा कराता रहता है। बट एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर आपको अपनी टैक्स रिटर्न शो करानी होती है, उसमें आपने बताना होता है
ये मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी, इसमें से इतना टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। रिमेनिंग अगर ओके। कोई लाइबिलिटी बन रही है या रिफंड बन रहा है तो वो पे या रिफंड आपको बनता है। ओ गॉट इट। अगर आपकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है तो इस सिनेरियो में 99.9% केसेस में आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती। 1-2 पाउंड ऊपर नीचे आपका हो सकता है, वो जस्टिफाइड है, वो इतना मसला नहीं होता है। वो अगर आप पे ना भी करो एडशमा से एडजस्ट कर लेते हैं। बट आपको अपनी टैक्स रिटर्न में अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम भी शो करनी है, और टैक्स डिडक्शन जो आपने ऑलरेडी पे की है वो भी करनी होती है, जो आपको समझ पीसीसी गया, से मिलती समझ गया सर, थैंक यू। है। ओके जी इंजमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन बेसिकली शुरू में मैं नहीं था, तो आपने हाईलाइट भी किया हुआ है डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन टैक्सेस को ना, तो मे बी यू विल हाईलाइट दिस लेटर, बिकॉज मैं ये सोच रहा था कि एक कंपनी का जो डायरेक्टर होता है, वहाँ पे जब कंपनी के जो फाइनल ईयर होता है वहाँ पे भी टैक्स उसका लगता है, एंड देन आफ्टर जब डिविडेंड इनकम उसकी जो डिविडेंड पोर्शन मिलता है उसके ऊपर भी टैक्सेशन है। तो इस तरह डबल टैक्सेशन तो नहीं हो सकती इस पे, क्योंकि वो डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स ही आता है ना। इंजमाम भाई एक बात कहूँ, माइंड तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं, बोले आप बोले सर। जरा आप जरा सोच के बताइए कि डिविडेंड डायरेक्टर को मिलते हैं? डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है ना सर। तो देखो, डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक हो सकते हैं, लेकिन डिविडेंड डायरेक्टर को देना ये गलत। ठीक है सर। हाँ, आप जिस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो बिल्कुल नॉर्मली आपको ऐसे ही होता है। सिंगल मेंबर एंटिटीज होती हैं, वो डायरेक्टर भी होते हैं, शेयर होल्डर भी होते हैं, एम्प्लॉय भी खुद भी होते हैं। ठीक है। जी तो दैट्स व्हाई हम इसको अपनी देसी जुबान में डायरेक्टर रिटर्न बोलते हैं। ठीक है। इसमें जी ज्यादातर हमें एम्प्लॉयमेंट इनकम देखने को मिलती है और डिविडेंड इनकम देखने को मिलती है। ठीक है। जी अब एम्प्लॉयमेंट इनकम उसकी ऐसी ही ट्रीट होगी जिस तरह एक नॉर्मल इंसान की एम्प्लॉयमेंट इनकम ट्रीट होती है। और डिविडेंड इनकम पे टैक्स रेट लगते हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई डिफरेंट। मैंने उनको हाईलाइट किया। सही। जी वो ठीक है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम उनको डिस्कस करें। कैपिटल गेन टैक्सेस जो है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बता दें कि ये जो सर अभी मतलब। क्लास हमारा 1 घंटा रहता है, ओके दैट्स फाइन, ठीक है। ऐसा थैंक यू। ऐसा जाएंगे। थैंक यू। सारी चीजें एक साथ बता दी तो फिर हर एक बंदा कंफ्यूज बैठा होगा कि भाई क्या हुआ। ठीक है। कराने में 10 मिनट में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग के लिए चीजें नहीं है, तो ऐसा ऐसा लेके चलेंगे। ठीक है जी अहमद साहब। अच्छा सर, ये जो शीट आप बना रहे हैं ये हमें आप शेयर कर देंगे? नहीं, मैं अपनी शीट शेयर नहीं करता, इतना मैं कंफर्टेबल आप लोग को नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप लोग खुद भी करेंगे। हाँ, इसके अलावा बाकी डेटा वगैरह जो होता है, जो प्रैक्टिस वगैरह के लिए होता है, वो बिल्कुल मैं शेयर करता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ, ये इसीलिए है कि आप लोग खुद ही थोड़ी सी मेहनत करें, आप लोग खुद ही बनाए, ताकि आप लोग कभी हाथ साथ आ जाइए। ठीक है। नहीं, ये कोई स्टैंडर्ड शीट नहीं। एक्चुअल में मुझे वो थोड़ा सा, मैंने जूम का कहा था, वो आपने कहा वो आप मैनेजिंग कर पाएंगे, तो मुझे प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा। मुझे इतना यार किसी को जूम ऐप में जूम करना आता है? मैं तो हमेशा पढ़ा ही है कि जूम अटेंड ऐसा नहीं कि ना जूम। अगर किसी को तरीका आता है यार, जूम करना ऑप्शन होता है इसमें, आप अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हो। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही है आपके पास। ये। सर अगर लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो फिर माउस से ही हो जाएगा जूम। हाँ, कंट्रोल स्क्रॉल करके। जी जी, हो गया हो गया, बस ठीक है, डन हो गया। बेहतरीन है। क्योंकि यार फिर क्योंकि मेरी कोशिश होती चीजें जरा एक साथ नजर आए, तो फिर बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ठीक। ओके सर, ये तो हमने देख लिया था कि अगर हमारे पास एक बेसिक कंप्यूटेशन हम अगर बना रहे हो, तो हमारे पास क्या मामला आते हैं। हमारी जो टैक्सेबल इनकम बनी उसमें से हमने पर्सनल अलाउंस लेस किया, ये मेरी टैक्सेबल इनकम बनी। एंड देन उसके ऊपर मैंने ये टैक्स रेट्स अप्लाई कर दिए, और मेरे इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स पेबल बना, तो वो बना 9,832 पाउंड। अच्छा, एडिशन में इसमें ये करना चाहूंगा, अब एम्प्लॉयमेंट इनकम पे नॉर्मली आपने अपना इनकम टैक्स पे किया होता है, नॉर्मली नहीं, हमेशा ही आपने किया होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार 35,000 जो मेरी इनकम थी ना, इसमें मैं जस्ट एक रफ फिगर लेने से 4,500 पाउंड में इस पे टैक्स ऑलरेडी पेड है। ठीक है।
इस पे आपने 4,500 पाउंड ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, तो आप इधर करोगे प्लस पे टैक्स, जो कि आपका आ जाएगा सर 4,500। और आपका ये आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी और ये आ जाएगी 5,332 पाउंड, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इनकम पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, तो आपकी लाइबिलिटी और भी डिक्रीज हो जाती है। ओके, इसको हम फिलहाल सेट करते हैं, ठीक है। वो जब हम इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट इनकम पे आएंगे तो हमें ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। ओके, हम आते हैं थोड़े से डिविडेंड साइड पे, ठीक है। डिविडेंड के जो टैक्स रेट है ना, वो थोड़े से डिफरेंट है। डिविडेंड के टैक्स रेट सर वो है 8.75%। फिर आपके आ जाते हैं 33.75%। और ये आ जाता है 39.25%। सही हो गया। अब मतलब हमारा ये हुआ कि हमारी ये बाकी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम जो है ना, उस पर टैक्स रेट्स लगेंगे 20, 40, 45, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्लैब में फॉल कर रहे हो। लेकिन हम अगर बात करते हैं कि आपकी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपकी जस्ट डिविडेंड इनकम है, तो उस पे आपके ये टैक्स रेट्स नहीं अप्लाई होंगे। ऑल्दो आपकी जो स्लैब्स हैं वो यही रहेंगे, उस पर टैक्स रेट्स ये नहीं अप्लाई होंगे, उस पर डिविडेंड के जो अलग से टैक्स रेट्स हैं वो अप्लाई होंगे। ये भी हमने देख सही है, मानते हैं यहाँ तक। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर हमारी बाकी भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, लेकिन हमें 5,000 की डिविडेंड्स भी मिले, अब क्या करें? ठीक हो गया। अब सर हम बहुत अच्छी गेम खेलेंगे। अच्छी गेम हम ये खेलेंगे कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब अगर आपकी बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम के साथ साथ आपकी डिविडेंड इनकम भी आ रही है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इन पे टैक्सेस लगाने हैं, उसके बाद आपने डिविडेंड इनकम पे टैक्स लगाना है। रीजन क्या है? थोड़ा सा दिमाग आप लोगों ने ओपन करके मेरी बात सुनिए। अगर तो मैं डिविडेंड को पहले ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे इस स्लैब को कवर करेगा। ठीक हो गया सर? ये 37,700 वाले स्लैब को स्क्वीज करेगा, क्योंकि 5,000 उसमें डिविडेंड यूज कर लेगा, जिसपे मैं क्या कहते हैं 8.75% टैक्स ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से मेरा स्लैब जो एक्सीड होगा मेरे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम की वजह से, उसमें मेरा नेक्स्ट स्लैब लगता है 40%। जबकि अगर मेरा डिविडेंड इनकम नेक्स्ट स्लैब में जाएगा तो वो 40 पे टैक्स नहीं होगा, वो 33% पे टैक्स होगा। एंड अगेन, अगर मेरी डिविडेंड इनकम एडिशनल टैक्स रेट में जाती है तो वो 39.35% पे टैक्स होती है। और अगर बाकी कोई सोर्स ऑफ इनकम मेरी एडिशनल रेट में जाएगी तो 45% पे जाएगी। तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना पड़ता है सर? आप सबसे पहले ये करो कि इसमें से ये डिविडेंड इनकम को जो है ना सर, हम थोड़ा सा जस्ट आपको समझाने के लिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरी इनकम कितनी हो गई है? ये वही 56,000 मेरी बन रही है, ठीक है। 56,000, इसमें हमने ये टैक्स रेट्स अप्लाई कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर लूंगा डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मेरे हायर रेट में जाएंगे, और हायर रेट डिविडेंड पे मेरा कितना टैक्स लगता है? 33%। और मेरी डिविडेंड की अमाउंट भी 5,000 पाउंड है। इस पे मेरा टैक्स बजाय 40% के लगेगा 33.75%। मेरा टैक्स बन जाएगा इतना। अब मेरा इनकम टैक्स पेबल जो होगा वो होगा 11,519 पाउंड। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा, वैसे जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये टैक्स कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही सारा कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। दे आर स्मार्ट इनफ सॉफ्टवेयर्स, वो खुद ही ये चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बिकॉज वो HMRC की अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आम पास आप मेरे जैसे बंदे ने नहीं बनाए होते हैं, ये ऑब्वियसली बनाए एक कंपनीज नहीं होते, आप मेरे जैसे बंदे नहीं बनाए होते, बट
वो HMRC से अप्रूव्ड होते हैं। दे नो कि टैक्स रेट्स क्या चल रहे हैं, अपडेटेड होते हैं, वर्क कैसे करते हैं, और अपनी तरफ से टैक्स प्लानिंग भी वो कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इंसानी माइंड तक तो खैर नहीं पहुंच सकते। बट दे नो कि मैं पहले अदर इनकम्स जो है मेरी, उनको मैं टैक्स करूंगा, बाद में मैं डिविडेंड इनकम पे टैक्स लगाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी एहसान साहब फरमाए। तो ये मैंने सिर्फ मेक श्योर करना था कि आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी अदर इनकम जो भी होगी हम उसका निकाल लेंगे टैक्स से, जो हमारा टैक्स बनेगा, और जो अमाउंट हमारी बनेगी टैक्स की वो टोटल जिस स्लैब में आएगी उसमें हम डिविडेंड्स को जितनी अमाउंट होगी उसका टैक्स निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, ऐसी है। अंडर नहीं, नहीं, मैं थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्चुअली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमारा ये स्लैब है, इट्स जस्ट लाइक एक पॉकेट है, ठीक है, जिसमें से हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हमारे जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, इंस्टेड ऑफ डिविडेंड इनकम, हम सबसे पहले उन पे टैक्स रेट्स अप्लाई करें, ठीक है। जिसमें हमारी आ जाती है एम्प्लॉयमेंट इनकम, रेंटल, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, इंटरेस्ट, फॉरेन इनकम। हम चाहते हैं पहले इस पर टैक्स रेट्स लगे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि अगर मेरी इनकम हायर टैक्स रेट में जाती है, तो भाईजान, अगर मेरी लेस एम्प्लॉयमेंट इनकम रह जाती है तो उस पर 40% टैक्स लगता है। लेकिन डिविडेंड इनकम पे 33.7% टैक्स लग रहा है, जो कि तकरीबन 6.25% कम है, ठीक है। एंड अगेन इधर भी तकरीबन 5.6% टैक्स सेविंग आपको मिल जाती है, ठीक है। दैट्स वाई हम चाहते हैं कि हमारे जो 37,700 का स्लैब है, या 37,700 से लेके 1,25,000 की जो स्लैब है, ये पहले हम उन इनकम को अलॉट करें जिन पर टैक्स रेट ज्यादा अप्लाई होते हैं। हम अब यहाँ देखें, हमारा हायर रेट बैंड जो है ना सर, वो चलता है 37,700 से 1,25,140 तक, 1,25,000, 1,40,000 तक, ठीक है। सॉरी, 1,25,140 तक। अब इसमें मैं सिर्फ जो कि टोटल अमाउंट हमारी बनती है ना, 1,25,140 -37, मतलब मेरी 87,440 की जो अमाउंट होगी ना, अबव 37,700, उस पर टैक्स रेट अप्लाई होता है 40%। अब मेरे इस स्लैब की कैपेसिटी है 87,440, जिसमें से मैं 5,730 यूज कर चुका हूँ। अब इसमें मेरे पास स्टिल कितनी स्पेस अवेलेबल है? 81,000। मतलब 81,000 की अभी भी मैं सोर्सेज ऑफ इनकम इस स्लैब में एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं इस डिविडेंड इनकम को हायर रेट बैंड में ले आया हूँ, क्योंकि हायर रेट बैंड में अगर और कोई इनकम आएगी तो उसमें 40% टैक्स लगेगा, जबकि डिविडेंड इनकम अगर आएगी उस पर 33.75% टैक्स लगेगा। सिर्फ इस वजह से हम करते हैं। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ये HMRC की भी यही गाइडलाइन है कि आप डिविडेंड इनकम को लास्ट पे ट्रीट करें, बिकॉज उस पे आपको टैक्स सेविंग होगी, ठीक है। ओके। कैपिटल गेन टैक्स यार, बेहतर ये होगा इसके टैक्स रेट्स अभी आपको मैं ना बताऊं। ये हम जब कैपिटल गेन टैक्स में जाएंगे तब तक आपने इन चीजों को 50 दफा देखा होगा, कर चुके होगे, तो आपको ये चीजें रटी होंगी। तो आपको जब मैं कैपिटल गेन टैक्स बताऊंगा तब आपको आसान होगी, ठीक है। क्योंकि इसके टैक्स रेट्स डिफरेंट है, 10 एंड 20%, और 18 एंड 28%, वो थोड़े से डिफरेंट है। तो वो हम बाद में उनको लेके चलेंगे, तब हमें ज्यादा इजी हो जाए। ओके। मैं एक दो लाइन यहाँ पे लिखना चाहूंगा आपके लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है सर।
जवाब भाई, जरा माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर। सर ये हमने थोड़ी सी एक अंग्रेजी लाइन लिखने की कोशिश की, जरा अगर आपको समझ आए तो मैं समझा दें मैं क्या लिखा। बेसिकली आपने ये राइट किया है कि जो 500 पे ना, फर्स्ट 500 पाउंड पे डिविडेंड जो है वो जीरो टैक्स रेट होगा उसके ऊपर। ठीक हो गया। ये मतलब हमारा ये हुआ कि अगर हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो तो 500 हमने जिक्र किया, ठीक है। अ, हमारे पास टोटल डिविडेंड 5,000 के थे, तो हम क्या कर लेंगे, 500 पाउंड ये आ गए और रिमेनिंग हमारे क्या हो जाए, 5,000 में से ये लेस हो जाएंगे, ठीक है। और इस पर हमारा 0% टैक्स लग जाए, ठीक है। तो इस पे जब मैं टैक्स रेट अप्लाई करूंगा तो इस पे 0% टैक्स बनेगा। एंड नाउ मेरे पास जो मेरी इनकम टैक्स लाइबिलिटी थोड़ी सी और कम हो जाए, ठीक है। जमान भाई क्लियर है ये? जी सर क्लियर है, थैंक यू। एक छोटी सर सी हरकत हम प्लीज रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें, इस तरह थोड़ा सा क्लास का डेकोरम ख्याल रखें करें प्लीज। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट। वो है सर जी। जमान भाई अब ये लाइन जरा मैं समझा दे। इसमें सर जो बेसिक जो स्लैब है ना उसके ऊपर 1000 जो है वो डिडक्टेबल है, एंड 500 जो है वो हायर और एडिशनल जो है उसके ऊपर डिडक्ट होगा, मतलब उस पे कम अब होगा ये ऐसा बताए पे। आप, अब आपने जो उर्दू में हमें तर्जुमा करके बताइए, अगर आप किसी लेमैन को समझाएंगे उसको नहीं समझ आई कि आपने क्या बोला, समझाए हमें क्या कहना अ, क्या चाह रहे इसमें आपका जो है जो फाइनल आपका जो टैक्स है ना, उसमें से आपकी ये डिडक्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल जो भी आपका बन रहा टैक्स उसमें से ये बेसिक रेट पे जो है वो 1000 डिडक्ट होगा, देन आफ्टर जो है वो हायर और एडिशनल पे 500 होगा, वहाँ पे कम ये टैक्स लगेगा, जो आपके टैक्सेस होंगे उसमें से डिडक्शन होगी। नहीं, आप एक चीज इग्नोर करें, मैंने बेसिक रेट नहीं लिखा हुआ, बेसिक रेट टैक्स पेयर लिखा हुआ। अब इसका मतलब क्या है, वो कि जो इंसान, slab आते हैं बेसिक रेट टैक्स पेयर वाली स्लैब में लेट मी फर्स्ट से 37,000 तक। एक्सप्लेन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो इंसान जो यूके में तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को कंबाइन करके वो स्टिल उसकी इनकम 37,700 से कम है, ठीक है। मतलब उसकी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को मिला के फिर भी उसकी इनकम पे 20% टैक्स लग रहा है, वो हाई रेट बैंड में जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो उस बंदे के लिए अगर उसकी कोई इंटरेस्ट इनकम है तो उसके लिए 1,000 पाउंड की जो इंटरेस्ट इनकम है उस पे 0% टैक्स लगेगा, ठीक है। ठीक है। अब अगर हम अपने सिनेरियो में बात करें तो भजन हम हाई रेट टैक्स पेयर बन रहे हैं, ऐसा ही है, क्योंकि हम हाई रेट बैंड में जा रहे हैं, हम 40% वाले स्लैब में जा रहे हैं। तो उसके लिए हम्म। मैंने ये लिखा है, वो बंदा जिसकी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को कम्युलेट करके
वो इनकम अगर हायर रेट सॉरी बेसिक रेट बैंड एक्सीड करके वो हायर रेट बैंड में जा रहा है तो वो हायर रेट टैक्स पेयर कहलाया जाएगा, और उसके लिए फिर 1000 के इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट नहीं है, उसके लिए 500 पाउंड के इंटरेस्ट इनकम 0% पे टैक्स होंगे, चाहे वो फिर ये हायर है या एडिशनल रेट पे जाता है जो भी है। वंस वो बेसिक रेट बैंड एक्सीड कर जाता है देन उसकी लिमिट जो 0% टैक्स होंगे वो इंटरेस्ट इनकम पे वो 1000 से कम होके 500 पे आ जाएगा। ठीक हो ये गया? वैसे सर कम क्यों हो रहा है? एक्चुअली तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई वो रेट कह में रहे आ रहा आप देखो, आप हायर रेट बैंड में कब जाओगे जब आप ज्यादा पैसे कमाओगे, जब आप ज्यादा है। पैसे कमाओगे तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और उठेंगे आपके पास पैसे तो ज्यादा से। ओके ठीक है, सही। आप पाकिस्तान में भी देख लो, अगर आपकी 50,000 तनख्वाह है तो कोई टैक्स नहीं देना, अगर 1 लाख है तो 1% 50,000 इनकम पे देना है, अगर आपको 3-4 लाख रहे हो तो फिर 35% टैक्स दे रहे होते हो आप, क्योंकि आप पैसे ज्यादा कमा रहे हो तो आप टैक्स भी ज्यादा दोगे, तो ये तो फिर ये डिस्करेज करने वाली बात होगी ना हायर टैक्स पेयर को। तो आपको HMRC ने कहा कि आप ज्यादा पैसे कमाओ। यार अब ये ऐसी चीजें ना, अब ये टैक्स रूल्स है ना, उन्होंने हमसे पूछ के बनाई है ना उन्होंने अपनी मर्जी से बनाई हुए हैं, उन्होंने सारी बात कुछ सोच के बनाया होता है। अब इसको चैलेंज तो कर सकते ही नहीं हो, सेट रूल है, तो जो है सो है, आप बस सिर्फ जी जनाब भी कर सकते हो इसके सामने। अब आप एक बिहार जाके उसको कौन है यार, आप मेरी सैलरी से टैक्स क्यों काट रहे हो, वो कहेगा आप मेरे मामे के पुत्र तो नहीं लगते कि मैं आपसे टैक्स नहीं काटूंगा। वो कहेगा मैं खुद ही बैठा हूँ मेरी सैलरी से टैक्स कट रहा है तो मैं तुम्हारा टैक्स कैसे माफ करूँ। हाँ जी। हरीश साहब, बल्कि हरीश जी सर फरमाए। जी सर, मुझे काइंडली बताएं 37,700 से अगर 1 पाउंड भी ऊपर होता है तो हमारा जो उस है एक पाउंड के ऊपर टैक्स 40% लगेगा। वो अगर 1 पाउंड भी होता है ऊपर तो यस। शुरू में तो जो इंटरेस्ट इनकम थी उसमें से फर्स्ट 1,000 के ऊपर 0% था, और सिर्फ 1 पाउंड ऊपर होने से वो जो 1,000 के ऊपर 0% इंटरेस्ट था वो हाफ हो गया। तो ये यस। 1 पाउंड जो है ये तो हमें बड़ा महंगा पड़ गया। कहाँ तो कमाती है 1 पाउंड एक्स्ट्रा ना। वही ना सर, तो ये हम किस तरह से, ये अब टैक्स इवेजन तो हम करना नहीं चाहते, तो टैक्स अवॉइडेंस किस तरह की जाए इसमें? अब देखो, अगर आपकी सीधी सीधी एम्प्लॉयमेंट इनकम है तो फिर तो आपके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम का रिकॉर्ड HMRC के पास पड़ा हुआ है। ठीक है सर। रही बात अगर आपकी रेंटल इनकम है या सोल ट्रेड इनकम है, तो अगर आप अपने एक्सपेंसेस ऊपर नीचे करके वो 1 पाउंड कम कर सकते हो तो दैट्स अप टू यू, वो आपकी अपनी मर्जी, जो कि ऑब्वियसली अनएथिकल है, बट जो है वो है। सर ये नहीं कि वो अगर हम एक्सपेंसेस में किसी तरह दिखा दें सिर्फ एक लेकिन वो पाउंड जो जाहिर बात है वही आप अनएथिकल काम कर रहे हो, यार तो अनएथिकल रहे हो ना। सर, लेकिन टैक्स इवेजन तो नहीं कर रहे हम। दैट इज टैक्स एविजन, इट्स नॉट टैक्स टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस इज आप कोई रिलीफ या जो प्रॉपर जी चैनल की, तो जिस तरह आपके टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए उसके मुताबिक अगर आप करें दैट इज टैक्स एविजन। अदरवाइज अगर आप खुद से एक एडजस्टमेंट मार दें एक्सपेंसेस बढ़ा के और ये वो, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। सर, ये पर्सनल में तो चल सकते हैं, टैक्स इवेजन कह सकते हैं, लेकिन जब ये कॉर्पोरेट की बात आएगी तो वहां पे हम एक्सपेंसेस में शो करा के तो टैक्स अवॉइडेंस में भी तो जा सकते हैं। एक्सपेंसेस आप अब HMRC कैश एक्सपेंसेस को नहीं मानता, हम फिर भी डाल देते हैं। आपकी इंक्वायरी खुल गई, ठीक है सर, वो कहेगी आपने जो कैश एक्सपेंसेस शो कराए सर इनकी रिसिप्ट्स मुझे प्रोवाइड जी करें, फिर आप प्रोवाइड करोगे, और आप जब नहीं प्रोवाइड करो तो उस 1 पाउंड को बचाने के लिए फिर आपने आगे सर, अच्छी खासी पेनल्टी देनी। वो तो बेशक वो तो हो जाता है। ठीक है सर। तो सर वही बात है ना, करने वाले यानी बहुत बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम आपको एथिकल चीज कहना पसंद जी, करेंगे, ठीक है सर। यानी कि सिर्फ 1 पाउंड की वजह से यहाँ पे हमारा जो टोटल फर्स्ट 1,000 था वो हाफ हो जाएगा। यस। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। टेक्निकली बस। जी अली शेर साहब। सर मुझे ना ये डिविडेंड इनकम नहीं थोड़ी सी समझ आई, जो एंड में सर हमें अब ये 5,000 है, इसको हम 33.75% के स्लैब में क्यों रख रहे हैं?
और वो सर किस वजह लास्ट में जो आपने 2 बुलेट पॉइंट लिखे हैं ना, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर दें। अच्छा, सर पहले आपने कहा कि डिविडेंड इनकम को हमने 33% या हायर रेट बैंड में क्यों रखें। सर ये अव्वल तो मैंने नहीं रखा, ये HMRC ने हमें कहा कि आप ऐसे किया करें, ठीक है सर। और HMRC ने हमें जिस बेसिस पे कहा है ना सर, वो इसलिए कहा है, देखो सर, ये आपकी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम जो है ना इस स्लैब को कंज्यूम कर रही हैं, ऐसे ही है सर। जी सर। अच्छा, अब अगर ये 5,000 एम्प्लॉयमेंट इनकम जो थी, वो आपने चूंकि डिविडेंड इनकम पहले ले ली है, ठीक है क्या सर, उस जी सर। एम्प्लॉयमेंट इनकम पे आप बजाय इसके आप 20% स्लैब में होते, और चूंकि आपने डिविडेंड इनकम पहले ले ली है, तो आपकी 5,000 एम्प्लॉयमेंट इनकम इस स्लैब में आ गई है, जिसपे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 40%। जी लेकिन अगर वही डिविडेंड इनकम आप छोड़ देते और एम्प्लॉयमेंट इनकम क्लेम कर लेते, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम 40% से बचकर 20% पे आ जाती, और डिविडेंड इनकम आपकी हायर रेट बैंड में आ जाती, और वो 40 के बजाय 33.75% पे टैक्स होगी। तो ये बेनिफिशियल है या नहीं। सही, ठीक हो गया। और ये HMRC की भी गाइडेंस है ना कि आप डिविडेंड इनकम को सबसे लास्ट में ट्रीट करें, क्योंकि उसके टैक्स रेट्स बाकी नॉर्मल टैक्स रेट से कम है। सही। सही। और सर वो लास्ट जो 2 बुलेट पॉइंट्स हैं। ओके ओके ओके, वो ये था सर, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है तो आपके जितने भी डिविडेंड्स हो, ठीक है, आपके पहले 500 पाउंड के जो डिविडेंड्स है ना, वो 0% पे टैक्स होंगे, ठीक है, उस पे टैक्स रेट 0% लगेगा। सही है। सही। अच्छा, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है, तो अगर आप वो बंदे हो कि आपकी इनकम पूरे साल की जमा करा के तमाम सोर्स ऑफ इनकम मिला के अगर वो 37,700 से कम बन रही है, मतलब आपकी इनकम सारी की सारी बेसिक रेट बैंड में ही एडजस्ट हो रही है, आप हायर रेट बैंड में नहीं फॉल कर रहे हो, आपको हम कहते हैं बेसिक रेट टैक्स पेयर। और बेसिक रेट टैक्स पेयर के लिए ये है, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 1,500 है, यार एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज। हेलो। तो गैस प्लीज मुझे एक सेकंड वेट, एक सेकंड। जी जी सर जी। जी प्लीज। जी अरे भाई, आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। जी सर। सर अब वो लास्ट बुलेट पॉइंट आप डिस्कस कर रहे थे। ओके, हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट इनकम की। इस लाइन का जो क्रक्स है वो ये है, आपकी अगर तमाम सोर्स ऑफ इनकम मिलाकर अगर आपकी वो 37,700 स्लैब में ही फॉलो कर रही है, मतलब आप हायर रेट बैंड में नहीं जा रहे हो, तो हम आपको कहते हैं बेसिक रेट टैक्स पेयर। बेसिक रेट टैक्स पेयर के लिए ये है, आपकी जितनी भी इंटरेस्ट इनकम है उसमें से पहले 1,000 पाउंड पे आपको 0% टैक्स देना होगा, ठीक है। सही। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं, जो एग्जांपल हम कर रहे हैं, जो कि बेसिक रेट बैंड को एक्सीड कर रहा है और वो हायर रेट में जा रहा है, 40% वाले स्लैब में जा रहा है, हम आपको हायर रेट टैक्स पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप हायर रेट टैक्स पेयर हो या आप एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, आपके लिए वो 1,000 की लिमिट रिड्यूस होके 500 रह जाएगी, ठीक है। तो फिर आपके पहले 500 पाउंड की इंटरेस्ट इनकम पे 0% टैक्स लगेगा, और रिमेनिंग पे वही स्टैंडर्ड जो टैक्स रेट्स हैं। सही हो? ठीक है, क्लियर है। बेहतरीन। अच्छा यार, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आप लोग को और बताना चाह रहा था, वो कुछ ऐसी थी। सर हमने जिक्र किया कि हमारे पास पर्सनल अलाउंस जो है ना सर,
वो है 12,570। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें भी एक पंगा आ जाता है हमारे पास, वो पंगा कुछ ऐसा आ जाता है, अगर मेरी ये टोटल नेट इनकम जो है ना सर, टोटल नेट इनकम जो कि हमारी रेट ऑफ 56,000 बन रही है, अगर हमारी टोटल नेट इनकम 100,000 पाउंड से एक्सीड हो जाती है, जो कि अभी 56,000 बन रही है हमारी, अगर वो एक्सीड हो जाती है 1 लाख प्लस, ठीक हो गया सर? मतलब 1 लाख पाउंड अगर आपकी एग्जैक्ट इनकम बन रही है ना, टोटल नेट इनकम, तो तब आपको पर्सनल अलाउंस पूरा का पूरा 12,570 पाउंड ही मिलेगा। ठीक हो गया, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन अगर मेरी इनकम 1 लाख से बढ़कर हो जाती है, लेट्स से 1,05,000 पाउंड, इंजमाम भाई प्लीज जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा, ताकि जब मुझे थोड़ा सा ऐसा फील होता है अगर मैं एक बंदे को समझा पा रहा हूँ तो इट मीन्स बाकी भी समझ रहे होंगे। ठीक है। जी जी। अच्छा सर, इंजमाम भाई हम बात कर रहे हैं कि अलग से हमारी इनकम अगर 1 लाख है तो हमें पर्सनल अलाउंस 12,570 ही मिल रहा है सारा का सारा। ठीक है। लेकिन अगर हमारी इनकम एक्सीड हो जाती है और वो 1,05,000 पाउंड हो जाती है, ऐसे ही है, जी। तो हमारी जो एक्सीडेड अमाउंट है, एक्सीडेड अमाउंट मेरी कितनी हुई सर? वो अगर मैं करता हूँ दिस माइनस 1 लाख, 5,000। 5 लाख मैंने एक्सीड की, ऐसे ही है सर। जी। इसको आप कर लो डिवाइड बाय 2। स्पेलिंग जो मैंने लिखी है ठीक है गलत है, इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। ठीक है सर, तो हो गया 2500। ठीक हो गया सर। तो मेरा पर्सनल अलाउंस जो है ना सर, वो हो जाएगा रिड्यूस्ड बाय, अब हमारा जो एक्चुअल जो पर्सनल अलाउंस हो जाएगा हमारा 12,570 नहीं होगा, 10,070 पाउंड हो जाएगा। अगर मैं इसको सादा जुबान में कहूँ, आपकी टोटल नेट इनकम जो कि आपकी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को अगर हम मिला लेते हैं, ये वाली अमाउंट अगर ये 1 लाख पाउंड से एक्सीड होती है, तो हर 2 पाउंड एक्सीड होने पर 1 पाउंड का पर्सनल अलाउंस कम होगा। ठीक हो गया? ठीक। मतलब अगर मेरी जो टोटल नेट इनकम है वो हो जाती 1 लाख और 2 पाउंड, ठीक है सर, तो मेरे 2 पाउंड ऊपर हो गए हैं, तो हर 2 पाउंड की वजह से मेरा 1 पाउंड का पर्सनल अलाउंस कम हो गया, तो मेरा पर्सनल अलाउंस 12,569 पाउंड हो जाएगा। ठीक है। सेम अगर मेरी इनकम 1,10,000 हो जाती है, ठीक है लेट्स से, तो मेरी एक्सीडेड अमाउंट कितनी हो गई है? 10,000 हो 10,000। गई है। तो हर 2 पाउंड्स के पीछे 1 पाउंड का कम हो जाएगा, तो इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 5,000 हो गया, तो मेरे पर्सनल अलाउंस 5,000 से कम हो जाएगा। इस तरह करते कराते अगर मेरी इनकम 1,25,140 हो जाती है, तो मेरी टोटल इनकम जो एक्सीड हो गई वो कितनी होगी? 25,140 डिवाइडेड बाय 2 के, तो मेरा बनता है एग्जैक्ट कितना, मेरा पर्सनल अलाउंस। तो 12,570 में से 12,570 लेस किया तो मेरा पर्सनल अलाउंस हुआ 0। तो कहने का मकसद ये हुआ, अगर आपकी टोटल नेट इनकम 1,05,140 पाउंड अगर रीच हो जाती है या उससे एक्सीड हो जाती है, तो आपका पर्सनल अलाउंस भी 0 हो जाएगा। आपके ऊपर स्ट्रेट जो है वो 40% लगेगा उसमें। टैक्स रेट अप्लाई करना वो फिर बात की बात है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी यहाँ पे इनकम जो है ना 1,25,140 हो गई, तो हमारा जो ये है ना, ये कितना आ गया? ठीक है सर, मेरी टोटल नेट इनकम मेरी ये बनी। पहले से डिविडेंड को फिलहाल साइड पर रख देता हूँ ना, ताकि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, डिविडेंड को फिलहाल साइड पे। मेरी टैक्सेबल इनकम बनी 1,25,140, तो ये मेरी बनी 37,000, यहाँ आ गया 87,440 बन रहा है। अब हमारे इस स्लैब के बीच में कितना हमारे पास मतलब रूम था? 1,25,140 माइनस 37
एग्जैक्ट 87। हमने हायर रेट बैंड भी एग्जैक्ट मैच कर लिए, ठीक है। तो मेरी हम्म कुछ इनकम 37,000 20% में आ गई और मेरे हायर रेट बैंड भी फुली यूटिलाइज हो गया, लेकिन एक्सीड नहीं हुआ, ठीक है। ये 40% तुम्हारा टैक्स कितना बना, लेट्स से इसका आप कर लो 135,000, आप इसको कर लो। तो पर्सनल अलाउंस तो वैसे भी खत्म हो गया मेरा, पर्सनल अलाउंस मेरा खत्म हो गया, टैक्सेबल इनकम इतनी बनी। अब ये हम्म मेरा एक्सीड कर गया तो मैं क्या करूंगा, दिस सॉरी, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा इतना आ जाएगा और ये यहाँ पे मेरे पास एडिशनल रेट जो कि मेरा हो जाएगा सर 1,35,000 माइनस दिस ये मेरा एडिशनल रेट बैंड में आ गई, जिसमें मेरा टैक्स लगेगा 45%, एंड मेरा टैक्स बना कितना 46,953 पाउंड। मतलब अगर 1,35,000 पाउंड आपकी एनुअल अर्निंग्स है यूके में, तो सर तकरीबन 47,000 पाउंड आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक हो गया। जी, अब सर बताएं यहाँ तक। ऊपर जो हमने इंटरेस्ट इनकम शो किया 1500, पहले हमने इंटरेस्ट जो कि हमारा हाई रेट टैक्स पेयर में आ रहे हैं, तो हम हमें वो इंक्लूड करना चाहिए था ना ऊपर, इसको भी नहीं किया था पहले वाली। अभी ये तो मैंने फिगर, अभी ये फिगर तो मेरी 156,000 ही बन रही है ना, ये तो मैंने वैसे ही फिगर हाँ लिखी ना। हाँ, वो चलो, कि उसको इंक्लूड करना चाहिए था पहले। बिल्कुल वो करना चाहिए। और अभी हमारे जो 500 पाउंड है ना, वो हमारे 0% पे टैक्स होगा, बाकी 1,000 पाउंड जो है ना वो नॉर्मल हमारा जो है ना वो इस लाइन में आएगा, ठीक है। जी एग्जैक्टली। जी, एनीवन एल्स, किसी को कोई चीज समझ नहीं है यहाँ तक, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, प्लीज आप पूछ सकते हैं। फ्रॉम टैक्स कैलकुलेशन टू पर्सनल अलाउंस, ये 2 पॉइंट्स, किसी किस्म की कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अब ये आपकी बेस है सर। ये चीजें जब आपको पता होंगी तो कल हम जब एम्प्लॉयमेंट इनकम करेंगे और उसमें जब टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे तो आपको पता होगा कि भाई टैक्स रेट्स किस बेसिस पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एनीवन, किसी को अगर क्वेश्चन है प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हैं। हारिस और रहमान साहब, आपको कोई क्वेश्चन? जी सर, नहीं मुझे सर समझ आ रही है सर, शुक्र है सर। ओके, अच्छा यार सॉरी, मैं थोड़ा सी चैट पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो आप लोग कोशिश क्या करें यार, रेज हैंड करके डायरेक्ट पूछ ले कर रहे हैं। जैनब, आपको ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन क्लियर है या आपको दोबारा बता दूं? जी ओके, सर, एंड क्लियर है, बतूल, थैंक यू। बेहतरीन। जी बतूल यूसुफ, आपका क्वेश्चन आई होप हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया, अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा बता देता हूँ। हामिद भाई, रिकॉर्डिंग आप लोग को कल ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ये पहले आज और कल का लेक्चर जो है ना, ये आप लोग के लिए यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस होंगी, वो लेक्चर्स ऑब्वियसली वो उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो पेड होते हैं, और आप लोग का अपना पोर्टल बनेगा और उस पोर्टल में आपकी नेक्स्ट डे लेक्चर अपलोड हो जाता है। जैसे आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो कल 11-12 बजे तक वो नॉर्मली अपलोड हो जाता है दिन के, तो आपको मॉर्निंग में वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। जैन सफीर साहब, आपको डिविडेंड्स में कोई कंफ्यूजन है या क्लियर है? अह, जी सर। ओके। जी, हर्ष रहमान साहब फरमाइए। जी सर, जैन बात कर रहा हूँ। जैन कौन बात कर रहे, सॉरी मुझे नहीं नजर आ रहे हैं कौन बात कर रहे जै- जैन जैन सर, जैन सफीर। हैं। जी जी फरमाइए सर।
सर एक बात थोड़ा सा क्लियर करिएगा जो डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड इनकम के बारे में थोड़ा सा रिपीट करिएगा प्लीज। यार डिविडेंड को आप इतना याद रखें, फर्स्ट है कि डिविडेंड इनकम जो है ना, उसको आप सबसे लास्ट में ट्रीट करें। ठीक है सर, उस पर टैक्स रेट जो है ना, मतलब जिस तरह इसको मैंने यहाँ पे डिविडेंड इनकम को साइड पे कर लिया था ना सर, इस तरह आप इसको भी साइड पे रखें। पहले बाकी तमाम सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स लगा लें, फिर आखिरी आपके चाहे वो हाई रेट बैंड में टैक्स आ रहा है या एडिशनल में आ रहा है, आखिर में आके आप डिविडेंड इनकम लिख दें और उसका रेलेवेंट जो भी टैक्स रेट बन रहे हैं वो अप्लाई करें। सिंपल। सही है। ये चल कल कल जब हम टैक्स रिटर्न बनाएंगे सॉफ्टवेयर पे, ये कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन जब आप HMRC की अपनी वेबसाइट पे भी टैक्स रिटर्न बनाते हो ना सर, आपको ये कुछ नहीं करना पड़ता, स्पेशली टैक्स कैलकुलेशन के पे ये सारा कुछ वो खुद ही करता है। लेकिन ऑब्वियसली मेरा बताना यहाँ पे लाजमी है ताकि आपको बैक एंड पे एटलीस्ट समझ तो आए ना कि भाई वो टैक्स कैलकुलेशन करता है किस बेसिस पे। और इसका फायदा जी जी सर, थैंक यू। आपको इसका फायदा आपको तब होता है जब आप किसी क्लाइंट से मीटिंग पे हो। सही है, आप उसको पिच कर रहे हो और लेट्स से वो आपसे कहते हैं यार मेरी फ्लाफ लाइन इनकम है, मेरा टैक्स कितना बनेगा। ठीक है, और आपको एक मिनट सब्र करो, मैं जी। अगर मैंने सॉफ्टवेयर में वैल्यूज डालता हूँ ना, ताकि वो मुझे बता दे कितना टैक्स बनेगा। हो गया भाई, हम्म, चंगा टैक्स प्रैक्टिशनर है, पता ही नहीं कितना टैक्स इस पे अप्लाई होता है ना। तो जब आप इस तरह की स्पेशल जब मीटिंग्स वगैरह क्लाइंट के साथ होते हैं ना, थैंक यू। तो आप एक रफ फिगर बता देते हो कि आपका राउंड अबाउट इतना टैक्स बन जाएगा। बल्कि नॉर्मली आप एग्जैक्ट फिगर भी बता सकते हो, तो कोई मसला नहीं होता। ये टैक्स रेट सॉफ्टवेयर भी जी अप्लाई करता राइट, है, चमासी भी अप्लाई करता है, और आप भी यही अप्लाई करेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। और जी, हारिस और रहमान साहब, एडवोकेट साहब, फरमाएं सर। जी सर, मैं सर ये पूछ रहा था, मैं बेसिकली वो बेसिक टैक्स सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजरी की जो कोर्स है सर बशारत साहब से, वो भी ले रहा हूँ। तो उनके क्लास का सर ये प्रोटोकॉल होता था कि वो आखिर में ये क्वेश्चन रख देते, तो मैंने आपसे पूछना है कि आखिर में अपने एक सेशन रखना है कि नहीं, बस इधर ही क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। क्या मतलब, अब हम ये क्वेश्चन आंसर जी करें ना, आज का टॉपिक जो है इसमें कोई अच्छा चीज खत्म समझ नहीं तो आप अभी आप। सर, टॉपिक खत्म, अब ये क्वेश्चन आंसर वो सेशन। हाँ यार, देखो आपने देखा होगा मैं क्लास के बीच में भी आप लोग के क्वेश्चंस ले रहा होता हूँ, जी जी स्टार्ट सर। में भी लेता हूँ, एंड पे भी ले लेता हूँ ना। तो हम थोड़ा सा फ्रेंडली ही लेके चल रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है सर, मैं असल में क्लास की तरतीब को समझ रहा था कि उधर ये तरतीब होती है कि आप आखिर में पूछ सकते हैं, दरमियान में आप नहीं पूछ सकते। यार सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यूके टैक्स बहुत सिंपल, ठीक है, स्ट्रेट जी फॉरवर्ड है, मुश्किल कुछ नहीं। कुछ टेक्निकल पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत सर, मिक्स मसाला होता है। जनाब बिल्कुल ठीक है। सही कह रहे हैं। मैं जिस तरीके से ये पढ़ रहा था मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा हम क्या पढ़ रहे हैं और ये क्या। तो बड़ा जो है यार ना अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो, यार मुझे आप लोग शायद हमसे भी, मुझे एक बंदे ने एक एतराज किया था, एक स्टूडेंट है, ये जो यूके टैक्स पढ़ा रहे हैं ये सही नहीं है, ये इस तरह नहीं हो सकता ना। फिर मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने कहा यार अगर मैं आपको लंबी चौड़ी और मुश्किल टर्मिनोलॉजी बताना शुरू कर दूं कि इसमें ये और ये फलां डिम का ये वो ना, अगर वो कहते ना स्वैग जड़ना शुरू कर दूं, तब आप कहोगे ओह वाकई यार यूके टैक्स। तो यार समझने के लिए बैठे वो समझा रहा हूँ। अब इसको मैं मुश्किल करके मुझे कोई फायदा नहीं है, नुकसान आप लोग को बिल्कुल होना है। कोई फायदा नहीं ठीक है। सर। तो मकसद आपका सीखने का है, और सीखने मेरे ख्याल में जितना आसान तरीके से हो सके उतना ही बेहतर होता है। देखो, मुश्किल अल्फाज मैं भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, दो चार अंग्रेजी के अल्फाज मुझे भी आते हैं। ठीक है, तो मैं वो बोल के, अगर आपको लगता है मैं अच्छा टेक्स्ट पढ़ा सकूँ तो फिर तो मैं वो कर लेता हूँ। और अगर वाकई सीखना है तो मेरे ख्याल में अपनी नेटिव लैंग्वेज में इजीली आप बेहतर सीख लेंगे। नहीं नहीं सर, जनाब बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में तो सर 15,000 स्लैब्स हैं, बंदा कहें कि मैं किस में आ रहा हूँ किस में नहीं आ रहा। इसमें तो बिल्कुल सही तरीके से जो है ना सब कुछ सही सही जा रहा तो यार यही चीज है, अभी इसको मैं कॉम्प्लेक्स करने का मकसद नहीं था, जो है। है वो बाकी आपके फिर सामने, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आपसे है। ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आखिर में जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड कुलीग्स हैं इनके क्वेश्चंस हो जाए। आपसे सर मैंने सिर्फ 10 या 5 मिनट एक डिस्कशन करनी थी, अगर आप मुझे फिर टाइम देते। चल, कर लो। ठीक है सर, जी शुक्रिया। इंजमाम भाई फरमाएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हम चूंकि इंडिविजुअल टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो क्लाइंट होता है बेसिकली उसके पास तो डाटा होता है रॉ फॉर्म में। मतलब ये है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसमें आ रही होती है ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और उसके पास हो सकता है इनवॉइसेस भी ना हो प्रॉपर। तो हम मतलब क्या क्या एविडेंसेस जो है ना वो क्लाइंट से रिक्वायर कर सकते हैं, इस बारे में बता दें थोड़ा सा। यार देखिए, अब ये जारी बात, अब सारी चीज मैं आपको एक साथ ही बता सकता हूँ। अब हम जब एम्प्लॉयमेंट इनकम कल से पढ़ेंगे ना,
तो मैं आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम एक तो जो जिस तरह होता है वो आपको बताऊंगा, फिर जिस तरह से हम करते हैं वो आपको बताऊंगा, फिर हमें जिस जिस तरह के क्लाइंट चिमटते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, हमें किस तरह के शहजादे मिलते हैं। ठीक है, तो जाहिर क्योंकि बात ये जो सारी सर चीजें पर्सनल जो एक्सपीरियंस देसी में आपके कार्ड साथ सारे शेयर उनकी करूंगा मैं। कोशिश यही होती है कि उनका टैक्सेस जो है वो कम हो और किसी तरीके से उनको टैक्स ना देना पड़े। ये काफी सारे मसले मामले जो है ना वो कहते हैं कि जी हम टैक्स अवॉइडेंस की तरफ ही जाते हैं वो। यार देखो, टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके, लीगल तरीके हैं। दो नंबरी में बेहतर है ना ही सिखाऊं आप लोग को होना, अवॉइड ही करूंगा मैं। ठीक है, हाँ जो ठीक। लीगल तरीके हैं जाहिर बात है, बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारे रिलीफ्स अवेलेबल होते हैं आपके पास, बहुत सारी बचत आपकी हो सकती है। ठीक है, तो टेंशन ठीक ना ले, अरे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी, अली साहब फरमाएं। अच्छा सर, लेट्स सपोज के हाँ एक इंडिविजुअल है, उसके टोटल नेट इनकम है 30,000 पाउंड, और सर डिविडेंड उसमें जो है ऐड हो जाता है 5,000 पाउंड, टोटल बन जाती है 35,000। तो सर ये हो बेसिक गया। टैक्स रेट में है, तो इसका फिर सर टोटल ठीक है, 20% हो जाएगा, तो वैसे सर होगा, यहाँ से थोड़ा सा गाइड कर दें आगे। अब देखो आपकी टोटल इनकम आपकी बनी 35,000 पाउंड। जी, ठीक है, डिविडेंड इनकम को मिलाकर। मिला के 35,000 पाउंड नहीं आपकी। तो जी उसमें से सबसे पहले तो 12,570 के परसेंट अलाउंस लेस कर लो आप। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 35,000 पाउंड बनी मेरे पास, उसमें मैं पर्सनल लॉस के लिए मैं पीए लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आप पीए लेस करवा लो ना। ठीक हो गया सर। जी अब आपके पास ये रहेगी, इसमें आप कह रहे हो 5,000 के आपके पास डिविडेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, या चलो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 5,000 को हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 30,000 पाउंड आ गए। जी ठीक हो गया, ये मेरे पास इनकम आ गई है। अब इसमें जी सर। पहले जो 1,000 पाउंड भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे टैक्स जीरो देना पड़ेगा। ऐसे ही है सर। जी सर। जी सर फंस गया ना, सॉरी 500, सॉरी 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 500। पहले 500 पाउंड पे डिविडेंड हमें नील टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरे पास जो डिविडेंड इनकम बची है वो अल्लाह भला करे इतनी बच गई। अब ये मेरी सारी की सारी जो है ना वो स्टैंडर्ड रेट में आ रही है, मतलब 20% पे आ रही है। जी जी इसमें मेरा टैक्स आपके ये बन गया, और डिविडेंड का बेसिक स्लैब जो है ना वो हमारे पास कितना है, 8.75 आ रहा है। ठीक है सर, जी तो 8.75 हमारा डिविडेंड का आ गया। डिविडेंड इनकम मेरी कितनी बन रही है, सॉरी ये मेरा डिविडेंड पे टैक्स आ गया। तो मेरा जो टोटल इनकम टैक्स पेबल बना है वो बना है 3,879। सही। ठीक हो। और सर अगर एक 40,000 नेट इनकम है। और इसमें 5,000 डिविडेंड इंक्लूड है। नहीं, फिर 45 हो जाती है, 45,000 अगर डिविडेंड इंक्लूड करें तो। तो ये हो जाएगा। ठीक है सर, पर्सनल अलाउंस लेस हुआ, ऐसे ही है। जी सर। मेरी टोटल नेट इनकम जो अदर डिविडेंड के अलावा बनी हुई ये बनी, जी उसके ऊपर सर। मैंने 20% टैक्स अप्लाई क्योंकि मेरी स्टिल इनकम जो है 37,700 से कम बन रही है। जी सर। उसमें 20% टैक्स अप्लाई ये किया, और डिविडेंड मेरा उसी तरीके चलेगा, और मेरी टैक्स लायबिलिटी भी हो जाएगी। सही। ठीक हो गया सर, सही है, थोड़ा बहुत समझ आ गया सर, बाकी रिकॉर्डिंग देखेंगे आ जाएगा आएगा इंशाल्लाह। आएगा ऐसा तब। आज तो पहली क्लास है ना, जब इसको टैक्स रिटर्न में ले जाएंगे तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आप ये जी एक्सपेक्ट मत करें कि आज के दिन आपको ये चीज बिल्कुल मुकम्मल क्लियर होगी। आपको सिर्फ वो फ्लेवर मिलना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। अभी ऐसा जो होता है ये किस तरह से होगा, ये आगे जाके हम डिटेल में। ठीक है, अच्छा सर, एक इंडिविजुअल को डिविडेंड किस सूरत में मिलता है? एक शेयर होल्डर की सूरत में मिल गया, और सिर्फ शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। सर ये जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं। वो इंटरेस्ट इनकम होती है, वो डिविडेंड्स नहीं होते। ठीक हो गया। सही, वो इंटरेस्ट इनकम होती है। सेविंग अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड सिर्फ आपको शेयर्स की बेसिस पे मिलता है। आपकी किसी कंपनी में शेयर्स हैं और उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट उन्होंने डिविडेंड्स में अपने शेयर होल्डर्स को दिए, इसी सूरत में अक्सर डिविडेंड्स मिलते हैं। डिविडेंड शेयर होल्डर के अलावा और किसी को नहीं मिलते। ठीक है,
ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी चौधरी वलीद साहब। सर मैंने पूछना था ये जो पर्सनल अलाउंस है ये सबको मिलता है जो यस, किसी भी स्टेटस पे हो, अगर आपने यानी यूके वर्क? में टैक्स रिटर्न जमा करानी है तो आपको पर्सनल लॉस मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, ओके ठीक है। जवाब भाई आप। जी जवाब साहब आपका। सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा, वो ये कल मेरे एक दोस्त ने कॉल किया, तो बेसिकली वो ये करता है कि रेंट पे उसने प्रॉपर्टी ली हुई है तो उसको सब लेट कर रहा है, तो क्या वो सोल ट्रेडर के हेड में आएगा उसकी जो इनकम होगी, नहीं, या रेंटल रेंटल इनकम? इनकम में आएगा, रेंटल रेंटल, इनकम में। ठीक है, सही है, ठीक है, चलिए ठीक है, ये पूछना, थैंक यू। चले गैस, थैंक्स फॉर द क्लास। इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। 9:15 को आप लोग से दोबारा क्लास हमारी होगी। अ, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कोई चीज़ समझ नहीं आए तो चलो आप लोग कल रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। नहीं, नहीं तो कल क्लास में तो आएंगे, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है गैस, सी यू टुमारो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।